जय हिंद साथियों कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है हमारा टॉपिक चल रहा है गोरखा शासन। तो उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने उनकी कर व्यवस्था देख ली थी। आपने अगर गोरखा शासन के और वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं उसी सीरीज़ में सूबा। तो हम सूबा को अलग अलग देखेंगे, कुमाऊँ के सूबा और गढ़वाल के सूबा। साथियों, आप बोर्ड पे ध्यान मत दीजिएगा, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सूबा था कुमाऊँ का। कुमाऊँ से हम शुरू करेंगे। कुमाऊँ का पहला सूबा था जोगामल। तो जोगामल ने क्या किया, लोगों पे जो है मांगा, घुरई पिछई और सुवांगी दस्तूर जैसे कर लगा दिए, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही देखेंगे, ठीक है साथियों। तो इसने जो है मांगा, घुरई पिछई और सुवांगी दस्तूर जैसे कर लोगों पे लगा दिए थे, और ये कुमाऊँ का पहला सूबा था। कई बार क्वेश्चन आता है कि कुमाऊँ का पहला सूबा कौन था, तो आपका आंसर होगा जोगामल, ठीक है। उसके बाद आता है काजी नरसा। काजी नरसा जो है ये बंदा जो है बड़ा ही अत्याचारी था। इसके टाइम पे क्या होता है, 1793 में 1793 में एक घटना होती है जिसे नरसा नरसाई का मंगल के नाम से जाना जाता है। वो घटना क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो नगर कोट के सिपाही होते हैं, जो वो 12 मंडल या सोर घाटी की तरफ बसने लग जाते हैं, वहाँ पर ये लोग शादी वगैरह कर लेते हैं और पूरा अपना सेटल हो जाते हैं। और क्या होता है कि नरसा को इनकी वफादारी पे शक हो जाता है। इसका जो एक सिपाही होता है वो उसे बताता है कि वो आपके खिलाफ़ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इस वजह से नरसा क्या करता है कि अपने सिपाहियों को जो है आदेश देता है कि आप उन पर नज़र रखिए, और उसके बाद वो उसके सिपाही जो हैं उन पर नज़र रखना चालू कर देते हैं और एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि इतनी तारीख को और इस दिन इनको क्या करेंगे, हम मार देंगे। तो सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग ही होती है। तो वो घटना होती है मंगलवार रात को। तो मंगलवार रात को जो है नगर कोटी क्या करते हैं, कोई अपनी जुल्फ़ें काट देता है, क्योंकि इनकी जुल्फ़ें बड़ी बड़ी होती थी, कानों में कुंडल पहनते थे। और बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कोई भिखारी बन जाता है, कोई अपनी जुल्फ़ें कटवा देता है, और इस तरीके से कोई बच जाता है। बाकी क्या होते हैं, सारे ये जो गोरखे होते हैं इन सब को एक ही टाइम पे एक ही इशारे के साथ ख़त्म कर देते हैं। तो इस घटना की अभी भी उस एरिया में क्या होती है, चर्चा होती है। अगर कोई धोखा करता है या फिर गद्दारी करता है तो उसको इस घटना के बारे में याद दिला देता है, नरसा नरसाई का मंगल। तो ये इसके टाइम की ज़रा इम्पोर्टेंट घटना थी। और उसके बाद आता है तीसरा सूबा आता है कुमाऊँ का, सूबा बमसा चौतरिया। तो ये कहा जाता है कि ये सूबा जो है कुमाऊँ में ही पैदा हुआ था। इसके बारे में इतना ही है, बस ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं इसके बारे में। अब हम देख लेते हैं गढ़वाल के सूबा। गढ़वाल का जो पहला सूबा था वो था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा, क्योंकि अमर सिंह थापा नेपाल सरकार का एक बहुत ही ज़्यादा योग्य व्यक्ति था। इसने जो है नेपाल राज्य में विस्तार करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसलिए जो सर्वोपरि था गोरखा शासन के अंतर्गत वो अमर सिंह थापा ही था। तो क्या होता है कि ये 1 साल तक ही सूबा रहता है। उसके बाद क्या होता है, ये कांगड़ा की तरफ विजय के मिशन पे चला जाता है अपना। और उसके बाद क्या होता है, इसका बेटा रणजोर सिंह थापा सूबा बनता है। ये इसका बेटा रहता है। तो रणजोर सिंह थापा के टाइम में क्या होता है, गढ़वाल की जनता पर मौकर, टांडकर, मिजारी, सलामी और सोने फागुन जैसे कर लगा दिए जाते हैं। तो रणजोर सिंह थापा की जो तुलना है दानवीर कर्ण से, जो हमारे मौलाराम तोमर है, जो कवि हैं, कवि दार्शनिक जो है, उन्होंने भी इसकी तुलना किससे करी है, दानवीर कर्ण से। क्योंकि रणजोर सिंह थापा की जो विशेष कृपा थी इसके ऊपर,
तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और एक घटना और हुई थी, नीति घाटी के जो भोटांतिक थे, तो गढ़वाल के राजाओं ने क्या करा था, भोटांतिक का जो माणा गांव था वो बद्रीनाथ को दान दिया हुआ था और उससे कोई कर नहीं लिया जाता था, वो कर मुक्त गांव था बिल्कुल। और ये व्यापार भी करते थे, इसलिए ये समृद्ध लोग थे। और ये उसके बाद क्या होता है कि ये गोरखाओं के नज़र में खटकने लगते हैं और फिर ये लोग क्या करते हैं कि भोटियाओं पर वहाँ पे जो नीति घाटी के जो भोटिया लोग थे उन पे भी हमला करते हैं और उनको भी कर देने में विवश कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से क्या होता है कि भोटिया लोग भी गोरखाओं के कर के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पूरी जो अफरा तफरी मची हुई थी पूरे राज्य में, दून घाटी थी जो जहाँ पे अच्छी खासी फसल होती थी वो भी एकदम वीरान हो चुकी होती है। ये सारी चीज़ें रणजोर सिंह थापा के कार्यकाल में होती है। उसके बाद क्या होता है कि रणजोर सिंह थापा भी अपने पिता के साथ कांगड़ा मिशन की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद जो अगला सूबा आता है हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल चौतरिया एक ठीक ठाक यानी कि थोड़ा ठीक इंसान था और ये कम से कम 43-44 साल का एक आदमी था। इसने क्या किया कि जो दून की जो उपातिका थी उसका सुप्रबंधन किया। वहाँ पे इसने किसानों को बसाया और कई सारे के इसने मतलब अब वहाँ पे मतलब खेती करने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की। इसने किसानों को तकावी ऋण दिया। इस तरीके से इसने थोड़ा वहाँ पे जो है दून को थोड़ा हरा भरा किया। उसके बाद ये भी चला जाता है। उसके बाद अगला सूबा आता है भैरव सिंह थापा। भैरव सिंह थापा ये बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी आदमी था और इसके जो सहायक थे छन्नू भंडारी, परशुराम, ये लोग तो इससे भी ज़्यादा अत्याचारी थे। ये जनता से मनमाने ढंग से कर वसूल करते थे, एकदम विलासी जीवन जी रहे थे। जनता इनको पैसा दे दे के परेशान हो चुकी थी, एकदम तहस नहस हो गई थी, हर चीज़ तहस नहस कर दी थी इन लोगों ने। और इन्होंने जो हमारे कवि थे मौलाराम तोमर, उनसे भी अपनी जो नेपाल दरबार ने जो जागीरें दी थी और जो 1 रुपये इन्हें आता था वो भी इनसे छीन लिया था और इनकी जागीरें भी इनसे छीन ली थी। उसके बाद भैरव सिंह थापा भी चला जाता है। उसके बाद अगला सूबा आता है काजी बहादुर भंडारी। काजी बहादुर भंडारी आता है। उसके बाद ये उस टाइम क्या था कि गांव की जो अनुमानित आय थी उसके आधार पे कर लिया जाता था। तो इसने क्या किया, भूमि व्यवस्था करवाई और इसने भूमि को अब्बल, दोम, एक अबल हो गया, दम हो गया, सोम हो गया, चाहर हो गया और सूंख बासी हो गया, इन 5 भागों में इसने ज़मीन को बांटा हुआ था। और उस टाइम जो सैनिकों से मनमाने ढंग से जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता था बाली। और उसके बाद ये भी चला जाता है और फिर जो अमर सिंह थापा के आमिल होते हैं वो लोग शासन करते हैं। तो इस तरीके से हमने सूबा समझे, कुमाऊं के सूबा, गढ़वाल के सूबे, इनके बारे में जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप इनको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक होगा हम चर्चा करेंगे अंग्रेज़ों और गोरखाओं के युद्ध के बारे में और जो सगोली की संधि हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।